Hello, dear friends. Welcome to your own channel of Dear Sir. First of all, accept my greetings. आज का हमारा टॉपिक जो है इट विल बी पार्ट 4 फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री दैट्स मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स एंड सूरत स्प्लिट. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस इन द फ्यूचर. थैंक यू. सो स्टार्ट करेंगे हम मॉडरेट्स एंड द इरा ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट्स. पहले डिस्कस करेंगे हम मॉडरेट्स के बारे में कुछ, मींस व्हाट वेयर द बिलीफ्स ऑफ द मॉडरेट्स. मॉडरेट्स के क्या बिलीफ्स थे, ये कौन लोग थे, क्या सोचते थे, ये क्या चाहते थे, ये पहले ये सब जानने की कोशिश करेंगे. मींस पहले हम ये बेस बनाने की कोशिश करेंगे कि मॉडरेट्स कौन से लोग थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स कौन से लोग थे, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, एंड फिर लास्ट में सूरत स्प्लिट क्यों हुई, मींस स्प्लिट क्यों हुई सूरत में. ठीक, तो पहले आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि मॉडरेट इरा जो है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा इरा मॉडरेट इरा कहलाता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट 1885 से लेके 1905 तक जो इरा थी उसको हम मॉडरेट इरा बोलते हैं. ठीक, अभी मॉडरेट्स कौन से लोग थे? मॉडरेट्स ऐसे लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी, जिनका बिलीफ क्या था, जिनका भरोसा क्या था, जिनके ख्यालात क्या थे, जिनके विचार क्या थे. वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश जो है, बेसिकली ब्रिटिश वांटेड टू बी इंडियंस. ब्रिटिश चाहते हैं, जो ब्रिटिश के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो इंडियंस क्या, वो चाहते हैं कि वो इंडियंस बने. वो चाहते हैं कि वो इंडियंस की तरह जिंदगी बसर करे. वो चाहते हैं कि वो इंडिया में ही रहे. वो चाहते हैं कि वो इंडियंस ही बने, मींस इंडियन नेशनल्स बने. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि अभी वो नए आए हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इंडिया, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. सो इट विल टेक देम सम टाइम टू सेटल डाउन. ठीक है, मींस व्हाट दे वर थिंकिंग दैट अगर वो बाहर से आए हुए लोग हैं तो वी कैन कन्वर्ट देयर नेशनलिटी, मींस कि हम उनमें नेशनलिज्म जगा सकते हैं, तो वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द नेशनलिज्म. दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग. यही वो लोग सोचते थे कि वो इंडियंस है, दे वांटेड टू बी इंडियंस. वो चाहते हैं कि वो इंडियंस बने, बट इट्स बिकॉज ऑफ देयर फॉरेन इन्फ्लुएंस. अभी वो बाहर से आए हुए, सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रियल कंडीशंस, मींस असल हालात क्या है, असल कंडीशंस क्या है, वो इनसे अभी वाकिफ नहीं है. इसीलिए क्या चाहते थे, मींस की मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए कंट्री में. देखो, पब्लिक ओपिनियन जो होती है लोगों की राय, एंड लोगों की राय से ही लोगों की डिमांड बनती है. मींस पब्लिक ओपिनियन क्रिएट्स पब्लिक डिमांड, पब्लिक ओपिनियन ही पब्लिक डिमांड बनाती है. तो इनका सोचना क्या था मॉडरेट्स का, ये सोचते थे कि पहले हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मींस पूरी कंट्री के लोगों से एक पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए, एक ओपिनियन लेनी चाहिए. फिर उसके बाद पब्लिक डिमांड के थ्रू, मींस एक पब्लिक डिमांड बनानी चाहिए, ओपिनियन से एक डिमांड बनानी चाहिए, और डिमांड प्रेजेंट करनी चाहिए हमें बिफोर द गवर्नमेंट के सामने. ठीक है, थ्रू रेजोल्यूशंस के थ्रू, या पेटिशंस के थ्रू, या मीटिंग्स के थ्रू एटसेट्रा. ठीक है, और जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है, जो हम उनके सामने रेजोल्यूशंस या पेटिशन या मीटिंग्स मतलब करेंगे, उनके सामने जो भी हम रखेंगे वो कंसीड, मींस दे वुड कंसीड दीज डिमांड्स ग्रेजुअली, मींस वो मान ही जाएंगे. जो हमारी डिमांड्स होगी, whatever our legal demands will be, they are going to accept that. Concede means to accept. एक्सेप्ट करना, चाहे उनकी विलिंगनेस हो या चाहे उनकी विलिंगनेस ना हो. ठीक, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें, अभी जो अर्ली नेशनलिस्ट्स थे, मींस द अर्ली नेशनलिस्ट्स वर आल्सो कॉल्ड एज मॉडरेट्स. ठीक, वो क्या बिलीव करते थे, उनको क्या भरोसा था? उनका भरोसा था कि उनकी जो डिमांड्स है वो इतनी रीजनेबल है, वो इतनी जस्ट है. रीजनेबल मींस दैट आर फेयर एंड सेंसिबल, या आप कह सकते हो कि रीजनेबल मींस रैशनल, या क्या कह सकते हो कि रीजनेबल मींस लॉजिकल. मींस उनकी जो डिमांड्स है वो इतनी फेयर है, वो उतनी सेंसिबल है, वो उतनी रैशनल है, वो उतनी लॉजिकल है, वो उतनी कॉम्पिटेंट है, वो उतनी डिजर्विंग है, वो उतनी राइट है, वो उतनी वारंटेड है, वो उतनी ड्यू है, वो उतनी फेयर है, वो उतनी जस्टिफाइड है कि ब्रिटिश को उनको मानना ही पड़ेगा. मींस देयर डिमांड्स ऑल टुगेदर, मींस व्हाट एवर पेटिशंस दे आर गोइंग टू पुट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी पेटिशंस वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, या वट एवर डिमांड्स दे आर गोइंग टू पुट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयर डिमांड्स विल बी कॉम्पिटेंट, डिजर्विंग, राइट, वारंटेड, फेयर, रैशनल, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टू एक्सेप्ट दीज डिमांड्स. उनको मानना ही पड़ेगा. ठीक,
दे डिड नॉट वांट टू सर्व द ब्रिटिश कनेक्शन, मीन्स कि उनका ये मतलब सोचना था क्या, मीन्स या वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश को रियल सेंस में सर्व नहीं करना चाहते थे। मीन्स नाइदर दे वर विशिंग टू सर्व द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉर द ब्रिटिश पीपल। वो ब्रिटिश के गवर्नमेंट को या ब्रिटिश को सर्व नहीं करना चाहते थे, बट वो उनको इम्पार्ट करना चाहते थे, अबाउट मतलब वो उनको नेशनल कैरेक्टर इम्पार्ट करना चाहते थे। मीन्स ब्रिटिश रूल को वो रूल्स ऑफ नेशनलिज्म सिखाना चाहते थे। मीन्स जस्ट दे वर ट्राइंग टू मेक देम अवेयर अबाउट द बेसिक एथिक्स ऑफ नेशनलिज्म। मीन्स वो उनका नेशनलिज्म का पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले, टू डू दिस दे पास्ड द रेजोल्यूशन एंड प्रिपेयर्ड पेटिशंस। अब ये करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, उनको एक रेजोल्यूशन बनाना पड़ा और एक पेटिशन जारी करनी पड़ी, विच दे सेंट टू गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन, एंड जनरली जो वो गवर्नमेंट के सामने रखते थे कंसिडरेशन के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले तो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मेथडोलॉजी ऑफ द मॉडरेट्स। मीन्स व्हाट वाज द मेथडोलॉजी ऑफ द मॉडरेट्स। जनरली मॉडरेट्स को हम नरम दल के नाम से जानते हैं। नरम दल मीन्स जो ऐसा कहते हैं, सर प्लीज हमारी डिमांड मानिए, सर प्लीज मानिए ना, चचा प्लीज मानिए, दद्दू प्लीज मानिए, बट प्लीज वर्ड मानिए मानिए मानिए, दिस इज मॉडरेट मीन्स नरम दल जनरली। ठीक है, create a strong public opinion to arouse consciousness and a national spirit and then educate and unite people on the common political questions। देखो पहले उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, वो चाहते थे कि एक स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए ताकि लोगों में जागृत की जाए, लोगों में नेशनल स्पिरिट पैदा किया जाए। मीन्स लोगों में अपनी मदरलैंड के लिए, अपने नेशन के लिए मोहब्बत पैदा की जाए, लोगों को उसके लिए एजुकेट करना है, लोगों को यूनाइट करना है ताकि हम सेम क्वेश्चंस पूछे गवर्नमेंट से, सो दैट वी विल बी इन ए पोजीशन टू आस्क द सेम क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे। एक पूछे कि मेरा चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तीसरा बोलेगा मेरी बिजली क्यों नहीं आ रही। नहीं, क्वेश्चन शुड बी सेम। इफ वी आर यूनाइटेड, अगर हम यूनाइट हो तो वी कैन आस्क द सेम क्वेश्चंस, हम एक ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, persuade the British government and the British public opinion to introduce reforms in India on the lines laid out by the nationalists। तो हम persuade करेंगे, हम मनाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश नेशनलिस्ट को कि हमारी जो राय है, हमारी जो मांगे हैं वो आपको कबूल करनी ही करनी है। मीन्स वट एवर डिमांड्स आर पुट फोर्थ बाय द नेशनलिस्ट, जो भी डिमांड्स या जो भी मांगे रखी है नेशनलिस्ट के सामने, उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मीन्स एजिटेशन करना। नेक्स्ट इज 3P मीन्स प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक, दिस वॉज द मैथोडोलॉजी ऑल टुगेदर ऑफ द मॉडरेट्स। ये मॉडरेट्स की मैथोडोलॉजी थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स चाहते क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स चाहते थे एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन इट। मॉडरेट्स चाहते थे कि जो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है इन्वॉल्वड इन मेकिंग द डिसीजंस, और प्रोवाइड एनी एडवाइस टू द वाइसराय। ठीक है, वाइसराय के साथ जो भी उसका ग्रुप होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप मीन्स, ठीक, मीन्स उसमें इंडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक, उस टाइम क्या होता था, जो वाइसराय का कैबिनेट होता था, काउंसिल होता था ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उसको वाइसराय हेड करता था और उसमें कितने मेंबर्स होते थे? दैट कंसिस्टेड ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, उसमें 5 मेंबर्स होते थे, ये आपको याद रखना है। याद रखोगे तो ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मींस वाइसराय का जो काउंसिल था उसमें 5 मेंबर्स होते थे। 5 मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते थे। एक रेवेन्यू, दूसरा मिलिट्री, तीसरा लॉ, चौथा फाइनेंस एंड 5वां होम डिपार्टमेंट। ठीक, एंड फिर बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961, उसके तहत इन 1874 1874 में मींस 1874 में 6th मेंबर ऐड किया गया, जिसको पब्लिक वर्क का चार्ज दिया गया। मींस तब तक 5 मेंबर्स होते थे 1873 तक, 74 तक, और 174 में जो काउंसिल एक्ट पास किया गया उसके मुताबिक 6ठा मेंबर भी ऐड किया गया, जिसको पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट दिया गया। और इंडियंस क्या चाहते थे कि इसमें और मेंबर्स ऐड हो, मींस इंडियन की इसमें रिप्रेजेंटेशन हो, मींस इसमें इंडिया के मेंबर्स ऐड हो जाए। फिर दूसरी बात, इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था? दैट वाज क्रिएटेड इन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट 1858 जो हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल खत्म हुआ था, जिसमें वाइसराय आया था, उसी एक्ट में ये भी पास किया गया था। मींस और एक चेयर बनाई गई थी, किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। ठीक, ताकि वो इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश
कैबिनेट, जनरली जो वो होता था मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, वो जनरली ब्रिटिश का कैबिनेट का मेंबर होता था। एंड उसके साथ साथ 15 मेंबर काउंसिल होता था जो उसको असिस्ट करता था इन द डिफरेंट मैटर्स, ठीक है। तो लेकिन उनका चेयरमैन कौन रहता था? उनका चेयरमैन यही रहता था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ही रहता था। और ये इंडियंस की क्या राय थी, मॉडरेट्स की क्या राय थी कि उसमें इंडियन मेंबर्स अंदर घुसे, मीन्स इंडियन मेंबर्स उसमें होने चाहिए। फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब कानून बनाने वाले और कानून इंप्लीमेंट करने वाले अलग अलग होने चाहिए, मीन्स देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन द टू। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट द रेट ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस, मीन्स इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एंड किस रेट से 2 मेंबर्स हर किसी प्रोविंस से आने चाहिए, इंडिया के मेंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया, मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, एक वक्त होनी चाहिए इंग्लैंड में, इंडिया में, ठीक। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू द कमिश्नर रैंक्स ऑफ द आर्मी, दे डिमांडेड द रिपेलमेंट ऑफ द आर्म्स एक्ट। 2 चीज़ें उन्होंने मांग की, क्योंकि जो इंडियन आर्मी थी हमारी, उनका क्या पोस्ट होता था, उनका मीन्स वो सूबेदार की रैंक से आगे नहीं जाते थे, मीन्स नॉन कमिश्नर्ड पोस्ट उनको मिलते थे, चाहे किसी की कितनी भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जाता था। तो मॉडरेट्स की क्या राय थी कि उनको कमिश्नर्ड पोस्ट मिलने चाहिए, मीन्स कि उनको हायर पोस्ट मिलनी चाहिए आर्मी में, मीन्स दे शुड गो अप द रैंक ऑफ सूबेदार, मीन्स सूबेदार की रैंक से भी आगे वो जाने चाहिए। एंड दूसरा इन्होंने मांग किया रिपेलमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट, मीन्स आर्म्स एक्ट को अबैंडन किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या था इनका, चेंज इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर व्हिच पुट अ हैवी बर्डन ऑन द पुअर व्हाइल लिविंग द रिच, मीन्स कि टैक्सेशन जो था उसमें चेंज करना, मीन्स टैक्सेशन पैटर्न में चेंज करना, क्योंकि टैक्सेशन जो बनाया गया था वो जनरली टैक्स देना होता है अमीर को ज़्यादा, मीन्स जिसकी जितनी कमाई वो उतना भाई टैक्स दे दो। बट होता क्या था, इधर इधर गरीब को ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। यार अजीब सी बात है, अब गरीब है बेचारा, गरीब जितना कमाता था उसी में यार टैक्स दे दो, चाहे आपको 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, बट आपको टैक्स तो देना है, और अमीर को छोड़ दिया जाता था। अब मॉडरेट्स की ये राय थी कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे भी जो मिलिट्री जो है उन पे एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि देश की सारी इकोनॉमी जो है वो तो मिलिट्री पे खर्च हो रही है, तो हम क्या करें, हम तो लुट गए। उसके बाद नेक्स्ट, टू प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू द प्रेजेंट्री थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स एंड टू मेक अवेलेबल इरिगेशन फैसिलिटीज ऑन अ लार्ज स्केल, मीन्स जो पीजेंट क्लास है, जो एग्रीकल्चरल क्लास है, उनको क्रेडिट दिया जाए, मीन्स एट द लोवेस्ट रेट्स, ठीक है, थ्रू द एग्रीकल्चरल बैंक्स, मीन्स लोवेस्ट लोन्स, मीन्स उनको दिया जाए, क्रेडिट दिया जाए, ताकि उनसे ज़्यादा सूद न वसूला जाए, ठीक। और इरिगेशन फैसिलिटीज अवेल की जाए ऑन ए लार्ज स्केल। उसके बाद प्रोवाइड इम्प्यूटस टू द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अभी इंडिजिनस क्या होते हैं, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज मीन्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट नेटिव इंडस्ट्रीज। इम्प्यूटस क्या होता है, इम्प्यूटस होता है बूस्ट, एनकरेजमेंट, इम्पल्स, मोमेंटम, स्टिमुलस, मीन्स जो हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, नेटिव इंडस्ट्रीज है, उनको बूस्ट किया जाए, एनकरेज किया जाए, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की जाए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीन्स फ्रीडम स्पीच मीन्स प्रेस को फ्रीडम वापस दिया जाए, बोलने का फ्रीडम वापस दिया जाए, ठीक है। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, और जो लैंड का रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू डिमांड्स है, वो कम किया जाए, ठीक। यहाँ तक तो अगर हम आगे बढ़े, अब तो नेक्स्ट आता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, मीन्स अब मॉडरेट्स तो बन गई थे, मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस तो फॉर्म हो गई थी 1885 में, ठीक है। मीन्स वो तो मॉडरेट्स थे, वो तो अपनी डिमांड्स, लेजिटिमेट डिमांड्स रखते थे गवर्नमेंट के सामने, बट अब एक्सट्रीमिज्म कहाँ से आया भाई, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखो, rise of extremism can be attributed to the inability of the moderates to satisfy the young national aspirations, means कि अगर extremism उठा, अगर extremists उठे, extremists means militant organization, militant means जो अपना हक aggressive लेना जानता हो, forcible method से जो अपना हक लेना जानता हो, उसको हम मिलिटेंट बोलते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सट्रीमिस्ट्स जनरली मीन्स गर्म दल, जो अपनी डिमांड्स ऐसे नहीं रखते थे, बट जो गोलियां और लाठियों के बलबूते पे अपना हक लेना जानते थे, जो प्लीज नहीं कहते थे, जो कहते थे यार साडा हक इथे रख, हमारा हक है, हमको इधर रखो, ठीक है। अभी एक्सट्रीमिस्ट्स उठे क्यों, एक्सट्रीमिज्म जगी क्यों, क्योंकि जो यंग इंडियंस थे, जो यंग नेशनल एस्पिरेशंस थे, वो डिमांड्स वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे विद द मॉडरेट्स, उनको ये पसंद
ही नहीं आया कि हम अपनी ज़मीन के लिए, हम अपनी मदर के लैंड के लिए, हमारा मीन्स हमारी ज़मीन, हमारे लोग, हमारे सब कुछ, तो हम दूसरे को क्यों कहे प्लीज़? उनको ये पसंद नहीं था. द मेथड्स adopted by the moderates to push their demands did not satisfy everyone in the Congress since the process was long and very slow. यानी कि जो डिमांड्स जैसे कांग्रेस ने सोचा, जैसे मॉडरेट्स ने सोचा था कि डिमांड्स हम ऐसे रखेंगे सामने, बट इनसे कोई ज़्यादातर सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग प्रोसेस थी, दूसरा तो ये स्लो प्रोसेस था. ठीक है, बोथ, इट वॉज बोथ लॉन्ग एज वेल एज वेरी स्लो. ठीक है, क्योंकि जब ऐसे प्लीज करके बोलते हैं तो उधर से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहती थी यार सुन लो, 2-4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार सुन ही लो यार, क्या फर्क पड़ने वाला, ये तो वेट कर रहे हैं, करने दो इनको. अब वो उधर से प्लीज कह रहे हैं, अब प्लीज का जवाब तो ऐसे नहीं देंगे ना, वो तो बेचारे बड़े खतरनाक बन गए. उधर से उन्होंने सोचा यार हमने तो इनको दबा दिया, हम तो अपने मकसद में कामयाब है, क्या करना इन लोगों का, तो वो तो इनकी तरह ध्यान ही नहीं दे रहे थे. सम ऑफ द यंग नेशनलिस्ट स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन द एफिशिएंसी ऑफ कांग्रेस प्रोग्राम. और कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, यंग नेशनलिस्ट थे, क्योंकि जनरली यंग जो होते हैं उनका ब्लड भी गर्म होता है. उन्होंने दे लॉस्ट देयर फेथ, मीन्स उनको लगा कि नहीं यार कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं है, हमको खुद कुछ करना पड़ेगा, अपने बलबूते पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगा यार कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं है. दिस इज जस्ट, इट्स जस्ट ए बैगिंग टाइप ऑफ सिस्टम. मींस ये तो जस्ट भीख मांग रहे अपनी जमीन के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भीख मांग रहे हैं यार, कौन सा उसूल है. तो उसके बाद they ridiculed the idea of going before the government with a begging wall which fetched nothing. This led to the beginning of extremism. उनको क्या लगा, उनको लगा यार हम अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए, अपनी जायज़ डिमांडों के लिए हम भीख मांगने के लिए गवर्नमेंट के सामने जाते हैं, और भीख भी मांगते हैं तो उधर से खाली हाथ आते हैं, मीन्स इधर से कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए, और उधर से खाली कटोरा आते हैं, वो लात मंगा के हमको भगा देते हैं यार, नहीं मांगनी आपकी डिमांड्स, कुछ नहीं मानना आपका, आप चले जाओ इधर से. इनको ये पसंद नहीं आया. किनको? यंग नेशनलिस्ट जो थे. दे प्रोपेगेटेड अ न्यू जनर ऑफ पॉलिटिक्स दैट वाज मिलिटेंट इन नेचर एंड बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन एंड वांटेड द इंडियंस देमसेल्व्स टू वर्क फॉर एंड ऑब्टेन फॉर देयर फ्रीडम. मीन्स उनका एक उसूल था, नो टॉक, नो अरेस्ट, नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट. मीन्स फैसला हो ही जाए, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अब हमारा हक इथे रख, हमारा हक है, इसको सामने रखना ही रखना पड़ेगा यार, हमारी जमीन है, इधर से भागो वरना मार मार के भगा देंगे, इधर से हमको रहने नहीं देना आपको इधर. ठीक है, तो मीन्स दे फॉर्मड ए मिलिटेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दैट्स वेरी एग्रेसिव, दैट यूजेस द फोर्सिबल मेथड्स टू सॉल्व समथिंग. मीन्स कुछ सॉल्व करने के लिए फोर्सिबल मेथड्स का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, मीन्स एक ऐसा क्लास बन गया, एक ऐसा ऑर्डर बन गया जिन्होंने अपनी डिमांड्स रखने के लिए या अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए फोर्सिबल मेथड्स का स्टार्ट कर दिया. मीन्स दे यूज्ड द फोर्सफुल मेथड्स इन ऑर्डर टू मीन्स पुट देयर डिमांड्स फॉरवर्ड. ठीक है, दे reputed it as totally false the suggestion that India needs the benevolent guidance and assistance of foreigners. मीन्स के उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मीन्स की दे रिजेक्टेड जनरली. ठीक है, मीन्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई भी, वी डोंट नीड एनी काइंड एंड जनरस थिंग्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. मीन्स वी डोंट नीड एनी काइंड नेचर फ्रॉम देम. मीन्स हमें उनका रहम नहीं चाहिए, हमें उनका इंसाफ नहीं चाहिए, हमें उनकी भीख नहीं चाहिए. जो हमें मांगना है सीना ठोक के मांगेंगे, क्योंकि हमें भीख या अब इंसाफ या दूसरा कुछ या रहम इनसे नहीं चाहिए. ठीक है, बेनेवोलेंट मीन्स काइंड एंड जनरस. ठीक है, रिप्यूडिएट मीन्स कंट्राडिक्ट, रिजेक्ट. ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले, काजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म. अब एक्सट्रीमिज्म उठी क्यों? अरे यार मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बनी, अरे यार ये खतरनाक वाली ऑर्गेनाइजेशन तो बनी जिन्होंने कहा कि नहीं डिमांड्स हम आप मंगवा लेंगे, इनसे मनवा लेंगे यार, इनको जो करना करने दो. ठीक है, अब ये काज क्या था इसका जागने का? द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस. क्योंकि मॉडरेट्स अभी तक कुछ हासिल कर ही नहीं पाए थे. ठीक, खाली एक बात वो मनवाए थे, वो होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या था? वो अमेंडमेंट था 1861 अमेंडमेंट. मीन्स जो काउंसिल एक्ट 1861 में आया था उसका वो थोड़ा सा अमेंडमेंट था. अमेंडमेंट मीन्स कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे,
मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज किए गए। मीन्स जनरली बोला गया कि मिनिमम नंबर अब 10 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर 16 होना चाहिए। मीन्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज्ड। एंड नंबर सेकंड थिंग, इट गिव इंडियंस एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। मीन्स इस प्रोसेस के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को मौका मिला कि वो पार्टिसिपेट कर सके लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। ठीक, उसके बाद नंबर नेक्स्ट चीज क्या था? पहला वाला रीजन ये था कि मॉडरेट्स टोटली फेल हुए थे, अपनी मांग मनवाने के लिए वो फेल हुए थे, ये पहला रीजन था। दूसरा, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी लोगों की वो डे बाय डे वर्स होती जा रही थी। अभी फेमाइन एंड प्लेज आया था 1896-97 में, जिससे ऑलरेडी लोग सफर कर रहे थे, एंड ब्रिटिश ने और सप्रेसिव और एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज उन पे लगा के और उनको खत्म कर दिया। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और अनस्टेबल कर दिया, खुद ही अनस्टेबल थे वो, बट उनकी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी से वो और सफर कर रहे थे। ठीक, तो ये सब एक्सट्रीमिस्ट्स को पसंद नहीं था। दीज आर द कॉजेज कि एक्सट्रीमिज्म क्यों जाग गई। ठीक, उसके बाद जो फॉरेन कंट्रीज में इवेंट्स, देखो तब तक ये माना जाता था कि वाइट पीपल जो है दे आर द सुपीरियर्स, मीन्स इनको कोई हरा नहीं सकता है। मीन्स ब्लैक्स कैन नॉट चैलेंज द वाइट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब फॉरेन कंट्रीज में जो इवेंट्स हो रहे थे, ठीक, इन्होंने क्या काम किया? जो भी फॉरेन कंट्रीज में कुछ इंसिडेंट्स हुए या कुछ भी हुआ, इन्होंने क्या काम किए? इन्होंने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो हमारे देश में, इंडिया में उठे थे, इनका हौसला बढ़ा दिया। फॉर इंस्टेंस, इटली को तो उन्होंने हरा दिया था, बट इथोपिया के हाथों हार खाई थी 1896 में, एंड विक्ट्री ऑफ जापान और रशिया इन 1905 शैटर्ड द मैथ। मीन्स इससे ये भरोसा खत्म हो गया, मीन्स जो मैथ फैली हुई थी कि वो खत्म हो गई कि वाइट जो है वो कभी हार नहीं सकते, नहीं वाइट्स को भी हराया जा सकता है। अरे यार, हौसले बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। हौसले जब बुलंद हो, इरादे जब बुलंद हो, जब जुनून पुख्ता हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये लगा किनको? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट्स को, मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स को ये लगा उनको। ठीक है, द इमीडिएट कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाज द रिएक्शनरी रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। एंड सबसे ज्यादा क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बहुत टॉर्चर किया लोगों को, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, प्रेस का फ्रीडम छीन लिया उसने, या दूसरे बहुत सारे एक्ट्स पास किए, जिनकी वजह से एक्सट्रीमिज्म बहुत जल्दी जाग गई, या एक्सट्रीमिस्ट्स बहुत जल्दी तैयार होकर सामने आ गए। उसके बाद अगर हम आगे चले, देखो ब्रिटिश ने क्या पास किया? पहले तो ब्रिटिश ने पास किया कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1899 में, पहले पास किया कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1899, शायद आपने पढ़ा होगा। इस एक्ट में लॉर्ड कर्जन जो था, दैट ही रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स, मीन जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स थे उनका जो था, उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया टू डिप्राइव द इंडियंस फ्रॉम सेल्फ गवर्नेंस, ताकि इंडियन जो है वो सेल्फ गवर्नेंस मीन्स उनको उनसे डिप्राइव रहे। ठीक, पहले तो ये किया पास, ठीक, कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1899। उसके बाद रिड्यूसिंग द, इसे क्या होता था? रिड्यूसिंग द इंडियन कंट्रोल ऑफ द लोकल बॉडी। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जिससे क्या हुआ? रिड्यूस्ड द इलेक्टेड मेंबर्स इन द यूनिवर्सिटी बॉडीज। दे आल्सो रिड्यूस्ड द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि तभी तक यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑटोनॉमस बॉडीज थी, बट उन्होंने इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बना दिया। फिर उसके बाद सीडिशन एक्ट जो पास किया, ठीक, या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास किया, उसने भी रिड्यूस किया फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, मीन्स लोगों की जो फ्रीडम थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही थी, लोग दिन ब दिन सप्रेस होते जा रहे थे, एंड सप्रेस होके लोग डिप्रेशन में जाते थे। द पार्टीशन ऑफ द बंगाल 1905, मीन्स लास्ट में जो उनको प्रिक चाहिए था, ठीक है, मीन्स अब तो उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था, वाल्कनो तैयार था फटने के लिए, बट इस वाल्कनो को फटने के लिए थोड़ी सी प्रिक की जरूरत है, एंड वो प्रिक वो किसने किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल ने वो सारा काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स, मीन्स कौन से लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट्स के? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जनरली। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, दे आर द फेमस एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, बाल लाल पाल आपको याद रखना है। बाल लाल पाल इज ए ट्रियो, मीन्स बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनको बाल लाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट आपको ये चार याद रखने, दे आर द फेमस एक्सट्रीमिस्ट्स, इनके रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पहले याद रखना पड़ेगा, उसको पॉपुलरली क्या लोकमान्य बोला जाता था। ही अटैक्ड द ब्रिटिश, उसने ब्रिटिश को कैसे अटैक किया? थ्रू हिज वीकली, मीन जो न्यूज़ पेपर्स पब्लिश करता था, मराठा एंड केसरी। अभी केसरी किस में आता था? केसरी आता था किस में? मराठी न्यूज़पेपर था ये, मराठा जो आता था वो आता था इंग्लिश में। ठीक है, तो ये दो न्यूज़पेपर से पब्लिश करता था। हालांकि ये क्यों प्रॉफिट के लिए नहीं करता था, ये मीन्स ही वॉज पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर नॉट फॉर एनी प्रॉफिटेबल कॉज, बट टू एरोज ए सेंटिमेंट्स, टू एरोज द नेशनल सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल, इसीलिए करता था ये।
तो दो न्यूज़पेपर चलाता था, एक केसरी जो आता था वो आता था मराठी में, एंड मराठा जो आता था वो खुद आता था किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। He resented an interference by an alien government into the domestic and private lives of the people, और उसने इस चीज़ का एहतिजाज किया, इसने इस चीज़ से बिल्कुल, उसने इस चीज़ की मुखालफत की, यार कोई फॉरेन गवर्नमेंट आके हमारी लोगों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है, मीन्स एलियंस हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे तो क्यों करे, ठीक। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड द गणपति फेस्टिवल इन 1893, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गणपति फेस्टिवल उसी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1893 में। उसके बाद शिवाजी फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया था 1896 में। ही वॉज जेल्ड ट्वाइस बाय द ब्रिटिश, दो बार जेल भेज दिया गया फॉर हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, क्योंकि तब तक जो नेशनलिस्ट होते थे वो तो देश के गद्दार कहलाते थे, मींस वो गवर्नमेंट के गद्दार सॉरी कहलाते थे, ठीक है। तो उसको दो बार भेज दिया गया जेल, एंड 1908 में, ठीक, ही वॉज डिपोटेड टू मंडले फॉर 6 ईयर्स, मीन्स 1908 में उसको मंडली भेज दिया गया, कब, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। मंडली एक म्यांमार में एक सिटी है, ठीक है, तभी बाहर भेज दिया जाता था, मीन्स जो ज़्यादा कुछ करता था तो उसके क्या किया, उसके साथ क्या काम किया जाता था, उसको बाहर भेज दिया जाता था, मीन्स आउटसाइड द कंट्री। ही सेट अप द होम रूल लीग इन 1968 पुणे, मीन्स पुणे में होम रूल लीग जो थी वो उसी ने स्टार्ट की थी 1960 में, एंड डिक्लेयर्ड, और उसी ने उधर डिक्लेयर किया स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसको भी याद रखना क्योंकि समटाइम्स ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने कहा था, ठीक। तो आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो उसके बाद आता है लाला लाजपत राय, ठीक है, उसको प्रॉपरली बोला जाता है लाइन ऑफ पंजाब, याद रखने की जरूरत है। ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, इसने अदा किया है किसमें, स्वदेशी मूवमेंट में। इसके बाद इसने इंडियन होम रूल जो था यूएस में कायम किया 1916 में, मींस ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल लीग इन यूएस इन 1916, ठीक। फिर उसके बाद ही वाज डिपोर्टेड टू मंडले ऑन द ग्राउंड ऑफ सीडिएशन, मींस सीडिएशन चार्जेस पे इसको भी मंडले भेज दिया गया, इसको भी मंडले जेल भेज दिया गया। ही रिसीव्ड फैटल इंजरीज व्हाइल लीडिंग ए प्रोसेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के खिलाफ जब ये प्रोसेशन चला रहा था, मींस जुलूस ये चला रहा था, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, और अनफॉर्चुनेटली ऑन 17 नवंबर 1928 में इसकी मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, ठीक, बिपिन चंद्र पाल क्या, ही स्टार्टेड हिज करियर ऐसे मॉडरेट। अब करियर उसने कैसे स्टार्ट किया था, मॉडरेट स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन एक्सट्रीमिस्ट टर्न हो गया, क्योंकि उसको लगा यार प्लीज़ तो मुझे नहीं कहना है, मुझे तो गोलियों से ही काम निभाना है। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, अदा किया है इसने सबसे अहम रोल स्वदेशी मूवमेंट में, और ये प्रीच करता था नेशनलिज्म, मीन्स लोगों को अवेयर करता था अबाउट द नेशनलिज्म, लोगों के दिलों में नेशनलिज्म जगाता था थ्रू हिज पावरफुल स्पीच एंड राइटिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष जो था वो एक इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में। पहले उसने पब्लिश की थी न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ठीक है, याद रखना है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड जो है वो एक बुक है। ही एक्सप्लेन डूइंग समथिंग टू केप्ट गवर्नमेंट अंडर चेक, मींस इसमें क्या वो बोलता है कि गवर्नमेंट को कैसे अंडर चेक रखा जाए। एंड इसकी नेक्स्ट एक बुक है सवितन, ठीक है, वो रेफर करती है इंडिया को एज भारत माता, ठीक है, इसने ये दो बुक्स लिखी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो आता है अब सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट कैसे हो गई, ठीक है यार, अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया, लेकिन ठीक है ना, फिर भी गोल दोनों का सेम ही था। गोल दोनों का था टू गेट रिड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मीन्स ब्रिटिश को कैसे लात मार मार के दफा कर दे हिंदुस्तान से, दोनों का गोल तो सेम था। बट अब स्प्लिट क्यों हुई, सूरत में स्प्लिट हुई, मीन्स स्प्लिट मीन्स ब्रेक डाउन, किधर, सूरत में, कब, 1907 में। देखो, द ड्रीम ऑफ Surat split was already conceived by the Curzon when he made the statement Congress was tottering to its fall and any of the biggest ambitions in my life is to give it a peaceful demise, ठीक है। Tottering means that's in unstable condition, that's having a lack of firmness, ठीक है, means कि द ड्रीम ऑफ सूरत स्प्लिट जो था वो ऑलरेडी किसने कंसीव किया था, कर्जन ने कंसीव किया था ऑलरेडी। उसने क्या बोला था कि कांग्रेस जो है वो हिल रही है, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, मीन्स उसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, उसमें वो फर्मनेस नहीं रही, क्योंकि उसको पहले ही लगा था कि थोड़ा सा तनाज बीच में बढ़ गया है। तो इसीलिए उसने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं एक आराम से पीसफुल से श्रद्धांजलि दूं कांग्रेस को, क्योंकि उसको लग रहा था कि कांग्रेस आज ना तो कल ख़त्म हो ही जाएगी, बट वो इसका ड्रीम था। खैर छोड़ो, दीज वर द व्यूज ऑफ लॉर्ड कर्जन साहब, ठीक है। द सूरत स्प्लिट वॉज
बिग जोल टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सूरत में जब स्प्लिट हुई ना, ये बहुत बड़ा झटका था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, ठीक है। इन फैक्ट द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश। मीन जो डिफरेंसेस पैदा हो गए, जो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंसेस पैदा हो गए मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के दरमियान, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को और वे प्रोवाइड कर दी और तरीके प्रोवाइड कर दिए टू सप्रेस द इंडियन पीपल। मीन्स इससे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ड्रीम पूरा हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चाहती ही यही थी कि कांग्रेस टूट जाए, ठीक। उसके बाद द मॉडरेट्स वायर क्वाइट रिलेक्टेंट टू द पास द मोशन ऑफ डिमांड फॉर स्वराज, ठीक है। मॉडरेट्स जो थे वो रिलेक्टेंट थे, मीन्स दे वर नॉट विशिंग, नॉट विलिंग, ठीक, टू पास द मोशन ऑफ डिमांड फॉर स्वराज, क्योंकि वो उन्होंने सेल्फ रूल का या स्वराज का जिक्र अभी तक नहीं किया था। दे डिड नॉट मेंशन इट, दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। मीन्स वो चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेजों के सामने आज़ादी की बात रख सके, स्वराज की बात रख सके, सेल्फ गवर्नमेंट की बात रख सके, ठीक। इनिशियल डेज में देयर वर मनी कांग्रेस लीडर्स हु अपोज्ड द नोशन ऑफ स्वराज। पहले पहले दिन ऐसे थे जब बहुत सारे कांग्रेस लीडरों ने इसको अपोज कर दिया, नोशन ऑफ स्वराज को अपोज कर दिया, ठीक है। एंड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स आल्सो, ठीक। मीन्स दोनों को, मीन्स ना वो स्वराज को मानते थे मॉडरेट लीडर जो थे, ना वो स्वराज को मानते थे बोलना, एंड वो एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स को भी वो इनकार ही करते थे। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी सम ऑफ द वेटरन कांग्रेस लीडर्स, कुछ कांग्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नारोजी थे, गोखले साहब थे, हैड द वर्ड स्वराज इन देयर माइंड्स। उनको स्वराज वर्ड जो था वो मीन्स पहले पहले अगर उन्होंने इनकार कर दिया फ्रॉम द वर्ड स्वराज, मीन्स स्वराज से इनकार कर दिया या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स से इनकार कर दिया, बट लेटर ऑन कांग्रेस के जो कुछ मशहूर लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नारोजी थे, गोखले थे, उनके दिमाग में स्वराज शब्द आ ही गया आखिरकार, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल अब कब कब मिसाल 1905 में बनारस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, गोखले वाज द प्रेसिडेंट, गोखले प्रेसिडेंट था, एंड पहली बार उसने ही हैड अ डिस्कशन ओवर स्वराज, उसने स्वराज पे डिस्कशन कर दिया। 1906 में दादा भाई नरोजी थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेशन कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ, एंड उसके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, मीन जब वो एड्रेस कर रहा था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने वर्ड स्वराज यूज किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। दस द वर्ड स्वराज वाजंट अनटचेबल टू देम, इसीलिए जो वर्ड स्वराज है ना, इनके लिए वो अनजान नहीं था, शब्द इनके लिए अनजान नहीं था। मींस आजादी का मतलब इनको पता था, बट दे वर रिलेक्टेंट, मींस वो चाहते ही नहीं थे, मींस रेजोल्यूशन पास करना स्वराज का, वो चाहते ही नहीं था कि ब्रिटिश के सामने वो डिमांड रख सके आज़ादी की, वो चाहते ही नहीं थे कि सेल्फ गवर्नमेंट की आज़ादी रख सके वो ब्रिटिश के सामने, ठीक। और 1907 में क्या हुआ, सूरत सेशन हुआ, ठीक है, सूरत में सेशन हुआ। सूरत सेशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सूरत सेशन। फर्स्ट कि पहली कंप्लीट आज़ादी मांगो, मींस हमको ब्रिटिश से कोई डिमांड करनी नहीं है, अब हमको पूरी की पूरी आज़ादी मांगनी है ब्रिटिश के सामने, नंबर फर्स्ट मांग ये थी। नंबर सेकंड मांग ये थी कि लाला लाजपत राय जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाए। अब दो मांगी थी, पहली मांग डिमांड फॉर रेजोल्यूशन फॉर स्वराज, मींस आज़ादी चाहिए, दूसरी मांग लाला लाजपत राय साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाए। बट दीज टू डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द मॉडरेट्स, दोनों की दोनों डिमांड जो थी वो मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट नहीं कर दी। दस इंस्टेड ऑफ लाला लाजपत राय के बदले में जो मॉडरेट्स थे उन्होंने किसके आइडियाज को पसंद किया, रास बिहारी घोष के आइडियाज को पसंद किया। इसीलिए जो सूरत में सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट जो था वो कौन बना, फिर रास बिहारी घोष बने प्रेसिडेंट, ठीक है कि नहीं है। अब प्रेसिडेंट बन गए, अब दोनों डिमांड्स जो थी एक्सट्रीमिस्ट्स की वो दोनों डिमांड्स पूरी नहीं हो गई, तो दैट वाज द रीजन कि एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स दो ग्रुप्स बन के सामने आ गए, दैट वाज द रीजन कि स्प्लिट हो गई, दैट वाज द रीजन कि एक ग्रुप जो था उसका बंटवारा दो हिस्सों में हो गया। और आपको याद रखना था कि रास बिहारी घोष बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन, सूरत सेशन का प्रेसिडेंट कौन बन गया, रास बिहारी घोष, आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद सूरत स्प्लिट जो थी असल में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि वो चाहते ही थे, उनकी पॉलिसी हमेशा से ही रही थी कि पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, लोगों को बंटवारा करो, लोगों को डिवाइड करो, फिर उन पे हुकूमत करो, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, किनको, मुस्लिम्स को, ड्यूरिंग ए टाइम जब कांग्रेस उस टाइम क्या था, वाज एट इट्स लोवेस्ट एब,
ठीक है, मीन्स कांग्रेस जो था वो सबसे वीक था, सबसे फेलियर पोजीशन पे था उस टाइम। दस द ब्रिटिश हैड टेकन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी ने ब्रिटिश ने चुन चुन के बदले लिए, जो भी अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको सताया हुआ था, ब्रिटिश अब चुन चुन के बदले ले रहा था उस सबके। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, हाउएवर देयर आर सम रिजर्वेशंस ओवर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। रिजर्वेशंस आप कह सकते हो मिसबिलीफ, डिसट्रस्ट, सस्पिशन, मीन्स कुछ शक था इसके बारे में। मीन्स अब दो पार्टीज तो हो गई, स्प्लिट तो हो गया, बट एक शक था। पहला शक ये कि एक्सट्रीमिस्ट्स ने एक सेपरेट पार्टी नहीं बनाई थी, ठीक, हालांकि उनको एक्सपेल किया गया था, उनको मॉडरेट्स ने अपनी पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर निकाला था, बट दे डिड नॉट क्रिएट ए न्यू पार्टी, उन्होंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई थी। ठीक, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था, बाल गंगाधर तिलक जो था वो इम्प्रिजन किया गया। अब एक्सट्रीमिस्ट जो अलग हो गए, तो उसके बाद ही जो बाल गंगाधर तिलक थे, मीन्स द वन हु वाज लीडिंग द ग्रुप, उसको क्या किया गया, इम्प्रिजन किया गया 6 साल के लिए, ऑन द प्रेटेक्स्ट दैट इट वाज ऑफेंस टू प्रीच द नेशनलिज्म। मीन्स इसलिए क्योंकि ये माना जाता था कि लोगों को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाना सबसे बड़ा जुर्म है। एंड लाला लाजपत राय जो थे वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पंजाब, उसको पंजाब से एक्सपेल किया गया। एंड बिपिन चंद्र पाल जो थे वो रातों रात मॉडरेट बन गए फिर से। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम व्यू नो लॉन्गर रिमेन्ड एक्टिव इन द फील्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब एक को जेल में डाल दिया गया, दूसरे को पंजाब से निकाल दिया गया, तीसरा फिर से मॉडरेट बनाया गया, तो अब एक्सट्रीम व्यू रही नहीं पॉलिटिक्स में, तो एक्सट्रीमिस्ट्स आने से पहले ही खत्म हो गए। दिस अगेन एनकरेजेड द ब्रिटिश टू परस्यू द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड रूल। इससे ब्रिटिश को फिर से ये मिला, मीन्स कि वो फिर से पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड रूल खेले। इसीलिए सूरत स्प्लिट जो थी नीड टू बी कॉल्ड ए स्प्लिट, उसको हम खाली एक स्प्लिट बोलते हैं, टकराव। स्प्लिट मीन्स टकराव, जनरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। मतलब ये थोड़ा सा और बढ़ जाता अगर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिए होते। ठीक है, मीन्स अगर एक्सट्रीमिस्ट्स अपना ग्रुप बना ले तो ठीक है, बट दे डिड नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ऑफ कोर्स दे वर द सेम ग्रुप तो सेम ही था, आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। ठीक है, उनका एक का मानना था कि यार प्लीज करके अपनी मांग नहीं मनवा लो, यार बंदूक ले लो और मांगे मनवा लो, ठीक है कि नहीं है। एंड 1960 में लखनऊ सेशन में फिर से दोनों जो पार्टीज थी वो एक हो गई, मीन्स जो स्प्लिट हुआ था वो फिर से खत्म हो गया, मीन्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स एक हो गए दोनों में। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लखनऊ सेशन में ही पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का मीन्स समझौता हुआ था। मीन्स कि एक ही मीटिंग में दोनों आ गए थे, समझौता नहीं कह सकते हम, वी कैन से दैट द बोथ attended the meeting, means Indian National Congress and Muslim League in the Lucknow session। ठीक है, अभी उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने की कोशिश करते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले विच वाज द पीरियड ऑफ मॉडरेट लीडरशिप, तो 1885 1905, और एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप का पीरियड कौन सा था, 1905 से 1920 तक। उसके बाद अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर्स वाज नोन एज अ लाइन ऑफ बॉम्बे। लाइन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता था, तो फिरोज शाह मेहता को कहा जाता था। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ कांग्रेस एसोसिएटेड विद बम्बई क्रॉनिकल इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर, तो फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो पिछले कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए डायरेक्टली आपके सामने लाया हूँ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, तो स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था, विच ऑफ द व्हेन वाज द कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, को 1907 का सेशन था वो, जब दो सेशंस में बट गया। तो कांग्रेस किस सेशन में बट गया, तो सूरत सेशन में बट गया जो 1907 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेथोडोलॉजी ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप, इनमें से कौन सी थी, एम टू एंड द ब्रिटिश रूल। नहीं यार, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश को एक मौका दिया जाए। ठीक, उसके बाद Who was the president of Indian National Congress at the time of सूरत सेशन, सूरत सेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, राश बिहारी बोस थे। उसके बाद सूरत सेशन जो था, सेशन ऑफ कांग्रेस 1907 जो था, वो किस दरिया किनारे पे बनाया गया था, मीन्स किस दरिया किनारे पे वो हुआ था, तो ताप्ती के किनारे पे हुआ था वो। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्लीज प्रैक्टिस देम एट होम एंड डू रिप्लाई मी। अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकती हो। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, ये इधर बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से एक्सट्रीमिस्ट्स कौन नहीं थे। इफ यू नो द राइट आंसर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन विच सेशन डिड दादाभाई नारोजी डिक्लेयर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट टू बी द गोल ऑफ कांग्रेस, किस सेशन में
बोला गया कि अब स्वराज जो है वो कांग्रेस का गोल होगा। तो इन चार में आपको देखना है कौन सा गोल है। फिर उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड सिस्टम वाज सेटअप टू ऑर्गेनाइज, कब किया गया था? अगर आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिलेगी, उनको देखिएगा तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है थैंक यू। ठीक, थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग अस, वी ऑलवेज नीड योर ब्लेसिंग्स, वी ऑलवेज नीड योर प्रेयर्स, वी ऑलवेज नीड योर लव, वी आर इन डायर नीड ऑफ दैट, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।